डिसइंटीग्रेशन ऑफ नेपोलियन डिसइंटीग्रेशन ऑफ नेपोलियन एम्पायर। अब हम देखेंगे कि जो डिसइंटीग्रेशन तो नेपोलियन एम्पायर का Napoleon Bonaparte Empire was not a result of single defeat, but a gradual cumulative process driven by military overreach, economic failure, political resistance, and the rise of European nationalism. जो डिसइंटीग्रेशन होता है नेपोलियन के एम्पायर का, ये डिफीट की वजह से नहीं होता है। ये क्यों होता है? देखो, जो मिलिट्री ओवर रीच, ठीक है, इतना ज्यादा मिलिट्री को ओवर वर्क करवाया जा रहा है, इकोनॉमिक फेलियर, इनकी इकोनॉमिक फेल कर दी, पॉलिटिकल रेसिस्टेंस का पॉलिटिकली विरोध किया जा रहा है, और जो नेशनलिज्म की भावनाएं जब आ जाती है, तो लोग, कोई भी जितनी बड़ी बड़ी पावर हो वो हार जाती है। जैसे इंडिया में जब ब्रिटिश थे, जब हम लोगों के अंदर नेशनलिज्म आया, तो हमने ब्रिटिशर्स को भी हरा दिया। वही चीज यहाँ पे हुआ। At the height in 1811, Napoleon Empire dominated almost entire European continent। 1811 में जो नेपोलियन के एम्पायर था, पूरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट में डोमिनेट कर रहा था। हाउएवर, 4 साल में लेकिन नेपोलियन डिफीट किया गया और उसको रिमूव कर दिया गया पावर से। इसका एम्पायर को कोलैप्स किया गया, और इसका स्ट्रक्चर नेपोलियन प्रिविलेजम एंड लिमिट द कॉन्क्वेस्ट विद द डोमिनेशन। ठीक है। अब क्यों हुआ, अब हम ये देखेंगे। ये इस लाइन पे ज्यादा जाएंगे नहीं, ज्यादा जाने का मतलब है कोई मतलब ही नहीं, बस इतना समझिए, डिफीट कर दिया, रिमूव कर दिया गया, क्यों किया गया, अब वहां से जानेंगे। क्यों किया गया? सबसे पहला रीजन है ओवर एक्सपेंशन हुआ। ओवर एक्सपेंशन। अब देखो, हमने इंडियन हिस्ट्री भी जब पढ़ते थे, हम क्या देखते हैं मिडिवल में भी, कि औरंगजेब के बाद क्यों मुगल एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि ओवर एक्सपेंशन। सीधी सी चीज है कि हम अगर इतने बड़ी चीजों को संभाल सकते हैं, मीन्स कि अगर कोई 4 लोग की फैमिली संभाली जा सकती है, लेकिन 4,000 की फैमिली संभाला जा सकता है? सीधी सी बात है, नहीं संभाला जा सकता। तो अगर इसी तरीके से जो एक्सपेंशन हुआ, वही बात यहाँ पे है। वो यहाँ पे मतलब यहाँ पे एरिया वाइज देख लो। वन प्राइमरी कॉज ऑफ द एम्पायर डिसइंटीग्रेशन, ओवर एक्सपेंशन। नेपोलियन एम्पायर स्ट्रेच फ्रॉम स्पेन टू वेस्ट पोलैंड, मतलब स्पेन है, इन द वेस्ट में स्पेन से, और पोलैंड इन द ईस्ट, मेकिंग इफेक्टिव कंट्रोल। मतलब अब इतना इतना लंबा एम्पायर है, यहाँ पे इफेक्टिव कंट्रोल बनाना डिफिकल्ट है। बास्ट मतलब अब स्पेन से पोलैंड में बड़ा डिस्टेंस है, कॉम्प्लिकेटेड कम्युनिकेशन है और एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्टिन्यूअस वॉरफेयर, जो कॉन्टिन्यूअस लड़ाई हो रही है, एग्जॉस्ट कर देती है फ्रांस के मैन पावर और फाइनेंस को, जो है पूरे ताकत को, फ्रांस की उसके फाइनेंस को एकदम खत्म कर देती है। एम्पायर डिपेंड हैवीली ऑन कॉन्स्टेंट मिलिट्री सक्सेस। एम्पायर किस पे डिपेंड है? मिलिट्री सक्सेस पे। डिफीट एनीवेयर वीकन द होल स्ट्रक्चर। और जब मिलिट्री एक किसी एक मतलब, अब सोचो कि सिर्फ मिलिट्री सक्सेस पे डिपेंड है, मीन्स अब सोचो कि अगर पूरा छत एक पिलर पे हो, ठीक है, और ये पिलर टूट जाएगी, तो पूरी छत कोलैप्स कर जाएगी। तो वहां पे यही होगा कि जो मिलिट्री सक्सेस है, अगर ये डिफीट हुए तो पूरा वीकेंड हो जाएगा। अब नेपोलियन अंडर एस्टिमेट कर देता है डिफिकल्टी रूलिंग डाइवर्स रीजन विद डिफरेंट लैंग्वेज। अब अंडर एस्टिमेट करता है इस चीज को कि डिफिकल्ट रूल। अब देखो, सीधी सी बात है कि हम वहीं पे रूल कर सकते हैं जहां की हमको लैंग्वेज आती है, जहां का हमें कल्चर पता है, और पॉलिटिकल ट्रेडिशन जहाँ का पता है। तो अगर हमें ये सब चीजें नहीं पता है, तो हम रूल नहीं कर सकते। His centralized all authoritarian system proved incapable of sustaining such vast empire। ये सेंट्रलाइज करता है पूरे अथॉरिटेरियन सिस्टम को, प्रूव इनकेपेबल, जो पूरी अथॉरिटेरियन सिस्टम है, ठीक है, सेंट्रलाइज कर देता है पूरे सिस्टम को, और प्रूव इनकेपेबल सस्टेनिंग वास्ट एम्पायर। अब सोचो कि पूरे अगर एक जगह से पूरे इतने बड़े एम्पायर को कंट्रोल करोगे, जहाँ डिफरेंट लैंग्वेज है, डिफरेंट कल्चर है, तो नहीं हो सकता, तो कोलैप्स होना ही होना है। पहला रीजन हमें पता चल गया। फेलियर ऑफ कॉन्टिनेंटल सिस्टम। कॉन्टिनेंटल सिस्टम 1806 में सिस्टम आया। इसका जो 1806 में कॉन्टिनेंटल सिस्टम आया, इकोनॉमिकली आइसोलेट ब्रिटेन बाय बैनिंग ब्रिटिश ट्रेड विथ यूरोप। इसमें क्या किया, आइसोलेट करने लगी। जो कॉन्टिनेंटल सिस्टम हमने अभी पिछले वीडियो में देखा, कि ब्रिटेन को बाय बैनिंग ब्रिटेन को क्या कर रहे हैं, बैन कर रहे हैं ब्रिटिश ट्रेड से, बाय ट्रेड विथ यूरोप। अब इंस्टेंट बिकेम मेजर फैक्टर इस एम्पायर डिक्लाइन। ये सबसे बड़ा फैक्टर बनता है इसके एम्पायर का डिक्लाइन होने में। कॉन्टिनेंटल इकोनॉमिक सफर्ड मोर देन ब्रिटेन। ठीक है, यहाँ पे इकोनॉमिक सफर्ड इसका ज्यादा हुआ। स्मगलिंग बिकम वाइड स्प्रेड, स्मगल होने लगी चीजों का। ठीक है, जब स्मगल होगा, मान लो कि बिहार में दारू बंद है,
बिहार में दारू बंद है तो बिहार में दारू की स्मगलिंग होती है। तो जो यूपी में दारू 1,000 रुपए की मिल रही है वो बिहार में 3,000 की मिलेगी, क्योंकि स्मगल होके आएगी। स्मगल में मतलब ज्यादा रिस्क हुआ, ज्यादा पैसे लगे, ज्यादा रिश्वत खोरी खोरी हुई, तो इससे महंगाई हुई। और इससे क्या हुआ, और इकोनॉमिक हार्डशिप इम्पोज बाय फ्रांस, ठीक है। रसिया विड्रॉल फ्रॉम सिस्टम डायरेक्टली लेड नेपोलियन इन्वेंशन 1812। रसिया डायरेक्ट इन्वेंशन करता नेपोलियन पे 1812। थर्ड इकोनॉमिक स्टडी टर्न इनटू मिलिट्री कैटास्ट्रोफे अंडरमाइनिंग फ्रेंच डोमिनेंस। और ये जो इकोनॉमिक स्ट्रेटजी थी सीधे सीधे मिलिट्री वारफेयर में बदल गई। वारफेयर लिख देना, इतना कड़ा वर्ड लिखने का कोई सिस्टम नहीं है कि इतना लिखो कि राष्ट्र ठीक है। रेसिस्टेंस एंड नेशनल अपराइजिंग। अब रेसिस्टेंस का होता है, नेशनल अपराइजिंग होती है। नेपोलियन रूल प्रोवोक्ड वाइड स्प्रेड रेसिस्टेंस। नेपोलियन के रूल को वाइड स्प्रेड रेसिस्टेंस मिलता है, स्पेशली ऑक्युपाइड टेरिटरी से, जिसने ऑक्युपाइड किया टेरिटरी वहां से। पेनिनसुलर वार 1808 से 1814। स्पेनिश रेसिस्टेंस, देखो स्पेनिश का पेनिनसुलर वार में क्या होता है, जो स्पेनिश रेसिस्टेंस करते गुरिल्ला वारफेयर से ड्रेंड करता है फ्रेंच रिसोर्स का। ब्रिटिश इंटरवेंशन होता है अंडर वेलिंगटन, वीकेंड फ्रेंच कंट्रोल। द वार बिकेम ए ब्लीडिंग अन कलर ऑफ फॉर द एम्पायर, ठीक है, अल्लकर। अब अलकर, ब्लीडिंग अलकर मीन्स खत्म कर दिया एम्पायर को, मीन्स ऐसा घाव जो बंद ही नहीं हो रहा, इस तरीके से बना दिया। राइज ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है। नेशनलिज्म की भावना आ गई, जर्मन इटालियन स्पेनिश नेशनल काउंसिल के उस ग्रुप की, मतलब अब हमें एक अलग स्टेट बनना है, हम नेशनल बनाएंगे, अपना नेशन बनाएंगे खुद का। फ्रेंच रूल के हम व्यू द फॉरेन डोमिनेशन। फ्रेंच रूल को फॉरेन डोमिनेशन जैसे देखा जाने लगे। जैसे हम लोगों ने पहले ब्रिटिशर्स आए, हम लोगों ने तो यही सोचा कि चलो मुगल्स के बाद ब्रिटिशर्स आ रहे हैं, पर जैसे जैसे उन्होंने हमारे पे रूल किया, हमें ऑप्रेस किया, तो हमने इसको फॉरेन डोमिनेशन देखा। मुगल भी फॉरेन के थे पर हम उन्हें फॉरेन डोमिनेशन नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने हमें ज्यादा ऑपरेशन नहीं किया, तो यहाँ पे भी यही चीज हुई। अब पॉपुलर मूवमेंट हुआ अगेंस्ट नेपोलियन के। नेशनल रेसिस्टेंस मेड लॉन्ग टर्म इम्पोरियल कंट्रोल इम्पॉसिबल। मिलिट्री डिफीट एंड द रशियन कैंपेनिंग। अब क्या हुआ, इसका यहाँ पे फिर मिलिट्री डिफीट होता है और रशियन कैंपेन स्टार्ट होता है 1812 में। ठीक है। अब द इन्वेंशन ऑफ रशिया 1812 डिसीजिव टर्निंग पॉइंट। जो रशिया का कैंपेन होता है 1812 में, वो सबसे टर्निंग पॉइंट होता है, ठीक है। हार्श क्लाइमेट, शॉर्ट अ टैक्टिक एंड सप्लाई फेलियर डिस्ट्रॉय द ग्रैंड आर्मी। मतलब क्लाइमेट बहुत खराब है, अर्थ टैक्टिक, जो वहां पे अर्थ है उसकी टैक्टिस नहीं पता है किसी को, सप्लाई ऑफ फेलियर। अब सीधी बात है, अगर खाना रसद नहीं पहुंचेगा तो आर्मी को डिस्ट्रॉय कर देगा। ओवर 5 लाख ट्रूप्स वे लॉस्ट। 5 लाख ट्रूप्स खत्म हो गए। नेपोलियन ऑरा इन सेटर्ड। अचानक से जो नेपोलियन का जो पूरा ऑरा था वो खत्म हो गया। और ये डिजास्टर क्या करता है, अब ऐसा डिजास्टर है कि यूरो, अब ऐसा है कि कुछ लोग होते हैं जो तुम्हारे दोस्त बन के बैठे रहते हैं, पर जब तुम्हारे ऊपर तकलीफ आती है तो तुम्हारे दुश्मन बन जाते हैं, और जिस सही वक्त का इंतजार करते हो अटैक करते हैं। ये जो लोग ज्यादा गुस्सा जो यूरोपियन पावर्स पे नेपोलियन का कंट्रोल है, अभी ये लोग देखते हैं सही है इस अगेंस्ट हो जाना फ्रांस के। फॉर्मिंग न्यू कोalition, तो नए कोalition फॉर्म करते हैं। जैसे पहले आम आदमी पार्टी कांग्रेस को हराती है, बाद में वही आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर बीजेपी को हराने के लिए आती है। कोएलिशन तो ऐसे ही बनते हैं, जो हमारे नेता करते हैं, वहां पे राजाओं में हो रहा है। फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन कोएलिशन। अब यूरोपियन कोएलिशन का फॉर्मेशन होता है, नेपोलियन पर कोलेप्स अंडर द प्रेशर ऑफ कलेक्टिव यूरोपियन रेसिस्टेंस का पूरा कलेक्टिव रेसिस्टेंस मिलता है। सिक्स कोएलिशन, ब्रिटेन, रसिया, पर्सिया, ऑस्ट्रिया, कोऑर्डिनेट मिलिट्री एफर्ट्स। डिफीट बैटल ऑफ लेपिजिग। लेपिजिग में इसको डिफीट मिलती है। बैटल ऑफ नेशन मार्क ए मेजर टर्निंग पॉइंट। और लेपिजिग का जो बैटल है, इसी को बैटल ऑफ नेशन कहते हैं। बैटल ऑफ लेपिजिग, इसको 1813 में इसको बैटल ऑफ नेशन भी कहते हैं। और जो इसके फॉर्मर जो दोस्त थे वो भी इसको छोड़ दिए, जैसे लालू जी को नीतीश जी ने छोड़ दिया। कोएलिशन वॉरफेयर प्रूव स्ट्रॉन्गर देन फ्रांस मिलिट्री डोमिनेंस। और जो कोएलिशन वॉरफेयर है स्ट्रॉन्ग दिखा, जो इतना स्ट्रॉन्ग था कि यहाँ पे फ्रेंच का जो मिलिट्री डोमिनेंस था वो पूरा फेलियर दिख रहा था, और जो कोएलिशन है स्ट्रॉन्ग दिख रहा था। इंटरनल वीकनेस जो है फ्रेंच एम्पायर की। अब देखो इंटरनल वीकनेस भी है, सीधी सी बात है। सिर्फ जब कोई भी एम्पायर हारता है तो रीजन सिर्फ पॉलिटिकल ही नहीं होते हैं, कुछ उसके इंटरनल वीकनेस भी होते हैं।
तो अब हम बात करते हैं कि हम फ्रेंच एम्पायर की क्या वीकनेस है। इंटरनल वीकनेस ऑफ द फ्रेंच एम्पायर, फ्रांस सपोर्ट फॉर नेपोलियन डिक्लाइन। क्या हुआ? हैवी टैक्सेशन हुआ, कॉन्सेप्ट कॉल द पॉपुलर डिस्कशन। अब मान लो मोदी जी को मैंने वोट दिया, मोदी जी के आने से पहले मुझे 11 रुपए में हर चीज मिल रही थी, 10 रुपए और 1 रुपया मैं टैक्स दे रहा था, तो मुझे टोटल मुझे 10 रुपए की चीज पे मैं 1 रुपए का टैक्स दे रहा था। अब मोदी जी अगर यही टैक्स करके 15 रुपए कर दे कि 5 रुपए टैक्स बढ़ा दिए तो 15 रुपए में मिलेगा, तो मैं मोदी जी का सीधी सी बात है विरोध करता हूँ। तो टैक्सेशन ऐसे ही काम करता है, इकोनॉमिक हार्डशिप। अगर टैक्स लगाया हो तो इकोनॉमी और हार्ड हो जाएगी और कंडीशन वर्सन हो जाएगी, पॉलिटिकल रिप्रेशन हो जाएगा। पॉलिटिकल रिप्रेशन मीन्स पॉलिटिकल लोग आवाज उठाएंगे, ठीक है। रिलाइट्स एंड डेवलपर द एम्पायर लीग स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंट, ठीक है। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंस को इंडिपेंडेंट छोड़ा था, जैसे जैसे इसकी मिलिट्री प्रेस्टीज डिक्लाइन हो गई, ये भी सिस्टम कोलैप्स करने लगी। लॉस ऑफ लेजिटिमेसी एंड डिप्लोमेटिक आइसोलेशन। नेपोलियन, अब देखो लॉस ऑफ लेजिटिमेसी और डिप्लोमेटिक आइसोलेशन क्या है। नेपोलियन क्लेम टू रिप्रेजेंट रिवोल्यूशनरी आइडल सेलिब्रिटी, इसको हम लोग एक रिवोल्यूशनरी आइडल की तरह देख रहे थे, बट हिज रूल इज ऑटोक्रेटिक एम्पायर। ठीक है, बहुत ही ऐसा एम्पायर जो किसी पे ध्यान न देता, उस तरीके से निकल के आया। फैमिली मेंबर इम्पोज एज रूलर इज अनपॉपुलर, इसके सारे फैमिली मेंबर रूलर बने और सब सारे के सारे अनपॉपुलर थे, ठीक है। तो वही अथॉरिटोरियन वाली चीजें आ गई कि अपने ही लोगों को बनाना सब कुछ। डिप्लोमेटिक एरोगेंस आइसोलेटेड फ्रांस, और डिप्लोमेटिक जो इसका जो लड़ाई थी इससे आइसोलेट हो गया फ्रांस, हर जगह से अकेला धकेला पड़ गया। और जो यूरोपियन मोनार्की थी वो इसके अगेंस्ट में आ गई नेपोलियन के, और इससे, ठीक है। एबिडेक्शन 100 डेज एंड फाइनल डिफीट, नेपोलियन एबेक्टेड 1814 एज वे एग्जिल टू इल्बा, ठीक है। इसको एबेक्टेड मतलब इसको निकाल दिया गया, बाद एग्जाइल किया गया इल्बा से। ही रिटर्न ड्यूरिंग द 100 डेज, 1815 में फिर से आया, और फाइनल डिफीट बैटल ऑफ वाटरलू में इसको फाइनल डिफीट मिल गई। एज हिज रूल परमानेंटली, और इसका रूल परमानेंटली खत्म हो गया। मतलब एबिडिक्शन 15 दिन, मतलब 100 दिन बाद आया और फाइनल डिफीट मिल गई, ठीक है। अब यहाँ पे रोल ऑफ कांग्रेस विनिमा, जो कि हमारे इसी लेक्चर का पार्ट है। विनिमा 1815 में डिसमेंटल हिज एम्पायर, रिस्टोर्ड नेपोलियन डिफीट द कांग्रेस ऑफ विनिमा 1815 डिसमेंटल हिज एम्पायर, इसके एम्पायर को खत्म कर दिया गया, रिस्टोर्ड कर दिया गया मोनार्कीज को, रीड्रा किया गया यूरोपियन बाउंड्रीज को, कंटेंट फ्रांस डिप्लोमेट जो ले लिया गया था उसके द्वारा, फ्रांस के द्वारा। अब इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन नेपोलियन एरा, इसमें डिस्ट्रक्शन होता है ओल्ड रिजाइन का, ये सब पहले भी आपने पढ़ा है, इस सब को आपको खुद से पढ़ के खुद आप खत्म करेंगे। ये सब आप खुद खत्म करेंगे क्योंकि ये आपको आता है।